Hello students, how are you today? In the previous class, we have discussed about the basic procedures of the time study along with the concept of the time study. So in this class or in this discussion, we will continue the procedure for the टाइम स्टडी. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने जो बेसिक प्रोसीजर पढ़े हुए थे टाइम स्टडी के, हम उनको अब इस डिस्कशन में, आज के डिस्कशन में आगे बढ़ाते हैं. तो लास्ट जो हमारा डिस्कशन रहा था उसके अंदर हमने जो प्रोसीजर पढ़े हुए थे, स्टार्ट हमने कर दिया था प्रोसीजर को. वो किस माने उसको मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि एक बार कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी. ठीक है. तो वो थे हमारे कि सिलेक्ट द job for the study and define the objective of the study. This needs statement of the use of results, precision required, and the desired level of confidence in the estimated time standard. होता क्या है कि जब हम टाइम स्टडी करने के लिए जाते हैं किसी प्रोसेस की, किसी जॉब की, जॉब मीन्स वर्क, ठीक है, किसी इवेंट की, तो हमको ये देखना पड़ता है, या किसी ह्यूमन रिसोर्स की, किसी मशीन टूल की, तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. हमको वर्क स्टडी के लिए काम करना है, वर्क मेजरमेंट के लिए काम करना है, ठीक है ना. हमको जो है टाइम मेजरमेंट के लिए काम करना है. अगर हम स्टडी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए. और जो स्टेटमेंट हम बनाकर देंगे टाइम स्टडी के लिए, उसके अंदर जो ज़रूरत होती है वो होती है कि जो रिजल्ट आने वाला है उसका यूज़ क्या है, हमको किस तरीके के प्रिसीजन को, बारीकियों को जो है कंसीडर करना होगा. फिर हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जो हम दे रहे हैं अपने टाइम स्टडी में किसी इवेंट के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी वर्क के लिए, वो प्रॉपर और विद कॉन्फिडेंस जो टाइम स्टडी करने वाले जो टीम है वो लोग उसको हमको बता रहे हैं या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि जो लोग टाइम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या वर्क स्टडी पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को खुद को ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो स्टैंडर्ड टाइमिंग हमने किसी जॉब के लिए दे रखी है वो स्टैंडर्ड ही है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको अपना स्टैंडर्ड टाइम के लिए बहुत प्रिसीजन जो है हमको लेकर चलने पड़ते. ठीक है. नेक्स्ट इज एनालिसिस. Analyze the operation to determine if the standard method and condition exist and the worker is properly trained. मीन्स हमको जब हम किसी ऑपरेशन को एनालाइज करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि हमारे जो वर्कर है, ठीक है, वो वर्कर और हमारा ट्रेंड है या नहीं, ट्रेंड वर्कर, स्किल्ड वर्कर है या नहीं, ठीक है, जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल या एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं. कंडीशन मीन्स वर्किंग कंडीशन, ठीक है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट है या नहीं. स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन हमको चाहिए होती है जब हम स्टैंडर्ड टाइम स्टडी की तरफ जाते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है. फिर देन द मेथड स्टडी ऑफ ट्रेनिंग. द मेथड स्टडी और ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर शुड बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्ट टाइम स्टडी इफ नीडेड. जब हम टाइम स्टडी करने जाते हैं तो अगर ज़रूरत हो तो ऑपरेटर की ट्रेनिंग और मेथड स्टडी पहले ही कर ली जाए. मीन जो ऑपरेटर है वो किसी जॉब को, किसी ऑपरेशन को कितना समय में कर रहा है, अगर हमको इसकी टाइम स्टडी करनी है तो वो जो ऑपरेटर है पहले तो हम उसको ही ये स्टडी कर लें कि भाई ये प्रॉपरली ट्रेंड है या नहीं, ठीक है, अनट्रेंड तो नहीं है. या फिर हमको देखना पड़ता है कि जो टाइम स्टडी हम किसी ऑपरेशन की करने जा रहे हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको जो भी मेथड अप्लाई करना है या अप्लाई किया हुआ है उस मेथड को हमने प्रॉपरली स्टडी किया है कि नहीं, वो प्रॉपर जितने भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं उनमें से बेस्ट मेथड हमने चूज किया है या नहीं. टाइम स्टडी की पहले ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. Just a second. So here we are. In the continuation of the basic procedure for the time study, we will select
the operator to be studied if more than one can perform the task. Suppose that we have more than one operators with us, and all the operators can perform the task or the operation which we are going to study. Okay, then we have to select the best operator to perform that operation. This is very important. We have to select the skilled and well trained operator for the operation to be studied. Okay, then we have to record the information about the standard method कि भाई स्टैंडर्ड मेथड क्या है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. ऑपरेटर की हमको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होगी कि ये ट्रेंड है, अनट्रेंड है, यही कितना टाइम लेता है अभी तक ऑपरेशन को पूरा करने में. ठीक है, फिर हमको ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होगा कि ऑपरेशन क्या है, व्हाट इज द ऑपरेशन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट accomplished, what method the operation required, etc, etc. Then we have to record the information about the product, that what is the product, what the operation is going to made, which machine is going to utilize in the operation, what quality of the product is required, what is the desired quality of the product, and what are the working conditions of the human resources. So when the operator is working for an operation, then we have to record these information either digitally or in some chart. Okay, so working condition plays a very important role to achieve the higher efficiency and higher productivity of the operators and machine. Then if we know that the operation is too long, then we have to divide the operation into small components or small elements. Okay, because if we study the whole operation in one time, then there are the chances of error. Okay, and if we divide the complete operation into small elements, okay, activity wise, then we can study the complete operation easily, and the chances of the human error will become less. Okay, so the long operation should be divided into the small elements. If we continue our procedure, then we will get the next step, like that we have to collect and record the data required, the number of cycles by way of timing and rating the operator. ठीक है, जो टाइम स्टडी करते हैं उन लोगों को कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होती है और रिकॉर्ड करना होता है कि हमको कितनी साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन में, और जो ऑपरेटर है उसकी रेटिंग क्या है. ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट और यहाँ में तो लेना भूल गया हूँ. Now, for each element of the operation, note the representative watch time and calculate the normal time. वो जो ऑपरेशन को हमने अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, हमको क्या करना है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स वो व्यक्ति जो टाइम स्टडी कर रहा है, इसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो हमको उस व्यक्ति का जो वॉच टाइम है कि उसने किसी ऑपरेशन की या किसी कंपोनेंट को, किसी एलिमेंट को परफॉर्म होते हुए कितना देखा, कितने समय देखा. ठीक है, हम इस टाइमिंग के जरिए एक नॉर्मल टाइम
फाइंड करने की कोशिश करते हैं कंप्लीट ऑपरेशन। तो नॉर्मल टाइम कैसे निकलता है? नॉर्मल टाइम होता है हमारा ऑब्जर्व्ड टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। मींस हमने जो ऑपरेटर्स की, ठीक है, रेटिंग दे रखी है, ऑपरेशन की रेटिंग दे रखी है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके वॉच टाइम से या ऑब्जर्व्ड टाइम से, तो हमको नॉर्मल टाइम मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम हर एक एलिमेंट की जो नॉर्मल टाइम है, जब उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमको कंप्लीट ऑपरेशन की नॉर्मल टाइम पता चल जाएगा कि जो कंप्लीट ऑपरेशन है उसके लिए नॉर्मल टाइमिंग क्या है। ठीक है, so this is the next slide. Now after calculation of the normal time we have to find the standard time. So for the determination of the standard time we have to add some allowances. ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऑपरेटर ऑपरेशन कर रहा है, कोई मशीन उसमें इन्वॉल्व है, रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, तो ये 100% जो है विदाउट लॉस काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉसेस तो ज़रूर होंगे। तो इन्हीं लॉसेस को जब हम कंसीडर करते हैं अपने स्टैंडर्ड टाइम में, तो ये हो जाते हैं अलाउंस। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो ठीक है 19-20 अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसको जो है कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो हम बात करते हैं 19-20, एक्चुअली ये अलाउंसेज है। कह रहे अच्छा यार मैं आपको काम करता हूँ कि आप ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाओ, और वैसे इसमें जो है नॉर्मली 5 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं आपको जो है 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो ये जो 1 मिनट है, ये 1 मिनट हो जाता है हमारा अलाउंस। ठीक है, क्योंकि ए से बी तक पहुँचने में 5 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन हमने उनको 6 मिनट तक के लिए फ्री कर दिया कि आपको अगर 5 मिनट से ज़्यादा लगता है लेकिन 6 मिनट के अंदर आपको वहाँ पहुँचना है। तो ये 5 से 6 का जो समय है, इंटरवल है 1 मिनट का, इसको हम बोलते हैं अलाउंस। क्योंकि कई तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमको एक्सपेक्टेड नहीं होती। ऑपरेटर या व्यक्ति हमारा, पर्सन हमारा स्लिप हो गया, किसी वजह से वो रुक गया, ठीक है, उसने दाएं बाएं मुड़कर देखा तो टाइम हमारा किल होता है। तो ये सब चीज़ें हम कंसीडर करके चलते हैं, नॉर्मली होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं अलाउंसेज। तो यहाँ पर जो अलाउंसेज होते हैं किसी ऑपरेशन की टाइम स्टडी जो हम करते हैं, तो जो अलाउंसेज हम देते हैं वो अलाउंस होते हैं आपका, जैसे ये आपका मुझे मिल रहा है पर्सनल अलाउंस, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ओके, और इनका परसेंटेज भी है कि हम उनको कितना कितना परसेंट रखें। ठीक है, फैटिग अलाउंस, हमारे ऑपरेटर में फैटिग आ सकता है, हमें नहीं मालूम कि वो कितना समय से काम कर रहा है और अभी उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, तो फैटिग आ जाता है। किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रिपरेशन अलाउंस, तो दीज आर द जनरली यूज और टेकन अलाउंसेज फ्रॉम द कंपनी पॉलिसी बुक बाय कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट स्टडी। तो ये अलाउंसेज देते हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम। तो जो हमने नॉर्मल टाइम हमने जो कैलकुलेट किया था, आप अगर इसमें अलाउंसेस और जोड़ दें तो हमको स्टैंडर्ड टाइम मिल जाता है। ठीक है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता ये किसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी है ये समझने में। These are the advantages of the time study. So the advantages of the time study are the applications to which time standards are put. Generally, they are required to plan the future production. फ्यूचर प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए हमको टाइम स्टडी करनी होती है कि हमको अगर ये पता चल जाए कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में या किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हमको इतना टाइम लग रहा है, तो हम ये बता देंगे कि फ्यूचर में हमको और कितना समय लगने वाला है पर्टिकुलर प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो ऐसा इसके काफ़ी सारे यूज हैं। टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स और ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एज ए होल। क्या होता है कि जब हम टाइम स्टडी करते हैं तो टाइम स्टडी में हमको ये चीज़ तो क्लियर हो ही जाती है कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए
हमें कितना टाइम लगेगा, हमें हमें से मतलब हमारा ऑपरेटर को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और हमारी मशीन का पोटेंशियल कितना है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम या मेंटेनेंस वर्क वो मशीन जो है बीच बीच में उसके जो है रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो हमको देखना, ये हमारी ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं टाइम स्टडी के, ये दो चीज़ें हमको क्लियर होकर मिल जाती हैं, ठीक। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। द फ्यूचर प्लान प्रोडक्शन दे आर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स जब हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं प्रोडक्शन की, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी रिक्वायर्ड, हमको इस चीज़ का एस्टिमेशन में हेल्प मिलती है टाइम स्टडी के द्वारा कि हमको कौन सी मशीनरी, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से टूल्स की आवश्यकता आगे जाके इस प्रोडक्शन के लिए पड़ेगी, ठीक है। द सेकंड वन इज द एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इन ऑर्डर टू डिटरमिन और फिक्स द सेलिंग प्राइस। मीन्स क्या होता है कि हमको इससे ये भी मदद मिलती है, एस्टिमेशन कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं एक पर यूनिट के प्रोडक्शन की, ताकि हमको ये पता चल जाए कि जो सेलिंग प्राइस हमको अपने प्रोडक्ट की रखनी है वो हम कितनी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट manpower requirement should be calculated very properly, because if the manpower become excess, then you have to pay, or the company organization have to pay more without utilizing the manpower. So it helps in the estimation of the manpower requirement. Taking makes or buys decision, टाइम स्टडी के द्वारा हम मेकिंग और जो बाइंग डिसीजंस होते हैं हमारे, हम उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कितना बनाना है, कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, इन सब चीज़ों की, या कहाँ से खरीदना है रॉ मटेरियल, काफ़ी सारी चीज़ें, मशीन, टूल्स, मैन पावर, ये जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्लानिंग भी होती है। तो ये जो रिसोर्सेज प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है, इनके लिए जो डिसीजन लेना है, इसमें भी हेल्प करती है हमको टाइम स्टडी। बैलेंसेस द वर्क ऑफ ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए ग्रुप, ठीक है। जो ऑपरेटर्स का जो समूह हमारे पास में रहता है, उसको बैलेंस करने के लिए भी हमको टाइम स्टडी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ द डिलीवरी डेट्स। आपने देखा होगा कि जब हम फ्लिपकार्ट या अमेजन या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, तो आपको एक डिलीवरी डेट मिल जाती है। चलिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं, तो हम जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम उसको मार्केट में कितने समय में डिलीवर कर देंगे, इसके एस्टिमेशन के लिए भी टाइम स्टडी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट, estimating times required for a specified inventory level generation, ठीक है। मीन्स ये हुआ कि एक पर्टिकुलर समय में और पर्टिकुलर अमाउंट की जो इन्वेंट्री है उसको जनरेट करने में हमको कितना समय लगेगा, इसके एस्टिमेशन में भी टाइम स्टडी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इन्वेंट्री हमारी फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री होती है, सेमी फिनिश्ड गुड होती है, आपके रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री की। जब तक इन्वेंट्री मीन स्टोरेज हो जाता है, ये टेक्निकल वर्ड है इन्वेंट्री। तो जब तक हम इन्वेंट्री में फिनिश्ड गुड अपना नहीं कर लेंगे एक लेवल तक, उसको प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे इन्वेंट्री में, तो मार्केट में जो सप्लाई है, हम उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में डिमांड्स आती हैं, सप्लाई कंटिन्यूस होती है, तो इन्वेंट्री में जब तक हमारे पास में फिनिश्ड गुड नहीं होंगे, तब तक वो साइकिल जो है ठीक तरीके से रन नहीं करेगी, ब्रेक हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एस्टिमेशन ऑफ द लेबर कॉस्ट,
जब हम टाइम स्टडी से पता कर लेते हैं कि हमारे ऑपरेशन में कितना समय लगना है, क्या इसके अंदर हमको जो है ऑपरेशन में जो टाइम टेकिंग है वो क्या है हमारी, ठीक है, और कितना कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट इस ऑपरेशन की क्या है, तो वहीं से हम लोग ये भी प्लान कर लेते हैं कि जो लेबर कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए इसकी आगे जाके। एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए अगर एक्स जो है लेबर कॉस्ट है, तो फिर कंप्लीट ऑपरेशन के लिए, ठीक है, क्या कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए हमारी लेबर कॉस्ट क्या होगी। तो लेबर कॉस्ट का एस्टिमेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है टाइम स्टडी, वर्क स्टडी। मेकिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन परचेजिंग मशीन्स इक्विपमेंट्स। जब हम मशीन या टूल्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ खरीदते हैं, तो इसके अंदर ये हमको हेल्प करते हैं जब ऑल्टरनेट डिसीजंस के लिए, कि हम अगर एक चीज को छोड़कर किसी दूसरी चीज को ले सकते हैं, तो उसके लिए भी हमको डिसीजन मेकिंग के लिए ये टाइम स्टडी हेल्प करती है कि यार ये मशीन नहीं, दूसरी मशीन जो ऑल्टरनेटिव मशीन है हमारे पास में, वो और जल्दी और कम टाइम में हमारा ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमको देगी और अच्छा प्रोडक्शन करके देगी, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव डिसीजन होते हैं इसमें भी काफी हेल्पफुल होती है हमारी टाइम स्टडी। ओवरऑल इसका बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है, हम एक ही चीज से नहीं जोड़ सकते किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी मेथड को, तो स्कोप इसका काफी होता है। देन डेवलपिंग द एफिशिएंट प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग अरेंजमेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द एफिशिएंट प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट जो होता है हमारा, कहाँ पर कौन सा हाउस होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी मशीन होना चाहिए, ठीक है, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो इन सब के लिए डिजाइनिंग के लिए भी जो हमारी टाइम स्टडी है हेल्प करती है, ताकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में मटेरियल को या ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। टाइम स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन evaluation of performance as in the following cases, ठीक है। then the evaluation of productivity of various work station। टाइम स्टडी से हम लोग ये भी पता कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि जो अलग अलग वर्क स्टेशन हैं हमारे प्रोडक्शन यूनिट में, ठीक है, हम उनके जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी इफिशियंसी है, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स फॉर एबव एवरेज परफॉर्मेंस। क्या होता है कि जब टाइम स्टडी हो जाती है तो हमको पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम किसी ऑपरेशन के लिए क्या है। अब अगर उस टाइम से भी कम है, टाइम में अगर कोई जो हमारा ऑपरेटर है वो हमको ऑपरेशन कंप्लीट करके देता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इनके इंसेंटिव्स वगैरह के लिए, बोनस वगैरह के लिए भी कुछ जो है हेल्प ले सकते हैं, स्कीम डेवलप कर सकते हैं टाइम स्टडी के मदद से। तो जब तक टाइम स्टडी नहीं होगा हमारे पास में, स्टैंडर्ड टाइम होगा ही नहीं, हम पता ही नहीं कर सकते कि ये जो ऑपरेटर कोई वर्क करके दे रहा है ये बियॉन्ड स्टैंडर्ड टाइम दे रहा है या अंडर स्टैंडर्ड टाइम दे रहा है। 5 घंटे का काम 3 घंटे में करके दे रहा है या 5 घंटे का काम 7 घंटे का में करके दे रहा है। तो ये तो पहले पता करना पड़ेगा कि कोई ऑपरेशन है, कोई काम है, वो 5 घंटे में ही होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम 5 घंटे में उसे दे सकते हैं। अब अगर किसी ने 3 घंटे में वो काम कर दिया तो हमने उसके लिए इंसेंटिव स्कीम्स बना दी, और अगर किसी ने 7 घंटे में वो काम किया तो एक बार हमने उनको रिवाइज किया, रीड किया, स्टडी किया कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो दिस इज ओवरऑल डिस्कशन फॉर टुडे। वी विल study the limitations of the time study in the further discussion. So that's all for today. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपने माँ बाप की सेवा संभाल करें और अपना भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।